हेलो क्लास ट्वेल्थ। हेलो बच्चों। मैंने प्रीवियसली जितने भी लेक्चर लिए हैं उसमें मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा दिए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस न्यूमेरिकल और डेरिवेशन मैंने उसमें करा दिए हैं। ठीक है, एमसीक्यू बचा हुआ है तो उसको जैसा कि मैंने कहा है अलग से वीडियो बना के मैं उस पर आगे चल के कराऊंगा। अभी बेसिकली हम उसी पे काम कर रहे हैं कि 3 मार्क्स 4 मार्क्स फिर 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वह प्रीवियस ईयर में आए हुए हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में हो गया। अब रही बात थ्योरी की अलग से बनाने के लिए, तो जो मैं डेली जो है वीडियो बनाता हूँ उसमें बच्चा थ्योरी भी होती है, न्यूमेरिकल भी होती है, डेरिवेशंस वगैरह भी होते हैं। ठीक है, तो आप उसी में से आप देख लेंगे, सब कुछ रहता है। फिर भी मैं अलग से क्वेश्चन जो है पोस्ट कर दूंगा और उसमें सोल्यूशन सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक अलग से वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। ठीक है, जरूर जो जो क्वेश्चन डेरिवेशन के उसमें आते हैं, ठीक है, टाइम निकाल के मैं बना दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं जो चल रहा हूँ पीवाईक्यू को लेकर उस पर चल रहा हूँ। आशा करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप इस पर वर्क भी कर रहे होंगे और आप हमारे साथ मेहनत भी कर रहे होंगे। फर्स्ट चैप्टर काफ़ी हो चुका है, अच्छे खासे क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो आपने अगर हमारे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाके पीछे देख लें और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमें सपोर्ट करें। ठीक है, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आपकी तैयारी को एक बेहतर बना सकें और आप एक अच्छे से अच्छा मार्क्स जो है 60+ मार्क्स आप सीबीएसई बोर्ड में एग्ज़ाम में आप पा सकें। इसके लिए हमारी पूरी मेहनत है। ठीक है, तो आप भी हमारे साथ अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं, पढ़ें और हमारे वीडियोस को रोज़ देखें और जिससे कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। आज हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। सेकंड चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इस सेकंड चैप्टर में लास्ट 5 to 7 ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम 3 and 5 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में लास्ट 5 to 7 ईयर आए हुए हैं उसमें आया हुआ है। उसमें पहला क्वेश्चन आज का हमारा जो है ये आपके सामने है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ओके बच्चा, तो क्वेश्चन है ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस करेस्पॉन्डिंग टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जेड डायरेक्शन। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ में आ रहा है। उसके बाद बी इसका पार्ट है बच्चा, जो कि कह रहा है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट अलोंग द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। बच्चों ये इसका सोल्यूशन है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जेड डायरेक्शन में मिलाना है, बनाना है। ठीक है, तो बच्चों आप ये देख सकते हैं ये है हमारी एक्स डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, और एक होती है हमारी वाई डायरेक्शन, ये इसको हम लोग मान लेते हैं ये है वाई डायरेक्शन। तो हमारी जेड डायरेक्शन किस साइड होगी, ये ऊपर की तरफ हो जाएगी हमारी जेड डायरेक्शन। ठीक है बच्चा, तो इस डायरेक्शन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यहाँ बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे बनेगा। ये बच्चा एक प्लेन, पहले तो हम इस प्लेन में एक प्लेन बनाएंगे, ये एक प्लेन बनेगा। ठीक है, इस तरीके के बच्चे प्लेन। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जेड डायरेक्शन में। ये बच्चा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जेड डायरेक्शन में हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और प्लेन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, यानी जो प्लेन आएगा वह एक्स वाई डायरेक्शन में आएगा बच्चा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनानी थी वह जेड डायरेक्शन में। तो ये इस क्वेश्चन का ए पार्ट हो गया। ओके, अब इस क्वेश्चन का बी पार्ट क्या कह रहा था। बी पार्ट कह रहा था डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट अलोंग द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इसका बी पार्ट कह रहा है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बच्चा, इलेक्ट्रिक डाइपोल टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को मिला करके एक सिस्टम बनता है जिसमें दोनों चार्जेस को एक स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट करके रख देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, पिछले जो फर्स्ट चैप्टर का जो डेरिवेशन कराया था मैंने, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो मान लेते हैं इसकी एक्सियल पोजीशन ये होती है बच्चा। एक्सियल पोजीशन क्या होती है, दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन होती है उस लाइन पे जो भी पॉइंट्स हम लेते हैं उसको एक्सियल पोजीशन कहते हैं, और दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर अगर हम कोई पोजीशन लेते हैं तो उसको इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। ठीक है, तो हमको एक्सियल पे लेनी है, तो एक्सियल यानी यहाँ ये पॉइंट हमारा पी हो गया, ये पॉइंट हमारा बच्चा पी हो गया। इस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, मान लेते हैं सेंटर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है एक्सियल पॉइंट पी की वह एक्स है। तो इस वजह से यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चा, ये पूरा मैंने 2l माना जाता है डाइपोल में, तो हाफ इसका l हो जाएगा बच्चा, और इधर भी इसका हाफ
यल हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक x है, तो इस पूरे x में से ये इतना माइनस कर देंगे, इस पूरे में से इतना माइनस कर दे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, मतलब ये आ जाएगी x माइनस एल। ओके, उसी तरह से माइनस चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चा, यहाँ से यहाँ तक x और ये l, तो ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी x प्लस एल। ठीक है, अब पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो माइनस चार्ज के कारण भी होगा और प्लस चार्ज के कारण भी होगा, और दोनों कितना पोटेंशियल होगा हम लोग उसको निकाल के फिर यहाँ पे ऐड कर देंगे, या ठीक है, या फिर जो भी हो सकता है हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस के कारण पोटेंशियल प्लस चार्ज के कारण पोटेंशियल। अब पोटेंशियल किसी एनी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर चार्ज के कारण पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है बच्चा, 1/4πε0 Q/R, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है बच्चा। तो यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा बच्चा, 1/4πε0 को K भी कहते हैं, तो अभी हम K रख देंगे, Q यानी माइनस के कारण Q अपॉन में ये हो जाएगा R², R होता है ना, तो माइनस के कारण डिस्टेंस कितनी है बच्चा, x प्लस एल। ठीक है, उसके बाद ये प्लस के कारण कितना हो जाता है बच्चा, K चार्ज कितना है प्लस Q है अपॉन R, प्लस के कारण इसकी डिस्टेंस कितनी है बच्चा, x माइनस एल। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो K और Q कॉमन हो जाएगा बच्चा, अंदर बचेगा क्या, 1/x माइनस एल। ठीक है, और ये माइनस है तो माइनस 1/x प्लस एल। क्लियर, इसको पहले लिख लिया, ये माइनस था बाद में, तो यहाँ से वी पी यानी पी पॉइंट पोटेंशियल के क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, देखिए बच्चों ये एलसीएम, तो x माइनस एल एक्स प्लस एल। क्लियर, इससे ये डिवाइड होगा तो इसका मल्टीप्लाई x प्लस एल, माइनस इससे ये डिवाइड होगा कट जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई, तो माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर बच्चों, अब देखिए x से x कैंसिल, ये क्या आ जाएगा भैया 2l। क्लियर, ओके, तो ये के क्यू और ये हो जाएगा बच्चा 2l अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाता है a² माइनस b², a² माइनस, ठीक है बच्चा, तो ये a² माइनस b²। इसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा क्या बच्चा, ये हो जाएगा हमारा 2ql। देखिए बच्चा 2ql को हम लोग डाइपोल मोमेंट p कहते हैं, 2ql को क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट p, ये डाइपोल मोमेंट p के फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 2ql है जिसकी जगह p रख देंगे, तो और k की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 और 2ql की जगह p, और ये क्या हो जाएगा x² माइनस l²। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस हमने कंसीडर की हुई है वह डाइपोल के डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसका स्क्वायर जो होगा वह और भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए ये डिस्टेंस यक्स यल से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यल को हम लोग छोड़ देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनली, बी पी इक्वल टू 1/4πε0 p/x², या अगर आर आप डिस्टेंस मानते हैं तो R²। इस तरह से आप देख सकते हैं कि डाइपोल के कारण उसके एक्सियल पोजीशन पे जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है ये, और जो पोटेंशियल वेरीज करेगा 1/x² के एक और। ठीक है बच्चा, तो ये समझ में आ गया, ये सेकंड पार्ट था इसका। जो क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चंस आपका 2 बार पूछ चुका है, सेम ऐसे क्वेश्चंस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिपिक्ट करनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनानी थी आपको। कभी कभी पूछता है एक्स डायरेक्शन में बनाइए, कभी पूछता है वाई डायरेक्शन में बनाइए, कभी जेड डायरेक्शन में। तो जिस तरह से मैंने जेड में बना दी, आप एक्स में बना देंगे, वाई एग्जैक्ट आप ऐसा ही बना सकते हैं, जो मैंने किसी भी डायरेक्शन को पूछो आप ऐसा ही बना सकते हो, बस इस डायरेक्शन को एक्स पूछ रहा है तो एक्स नाम दे दीजिए, वाई कह रहा है तो वाई, जेड तो जेड। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और इस तरीके से आपने नीचे देखा उसका डेरिवेशन। क्लियर, समझ में आ गया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है इस चैप्टर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चा कि क्या है, बोल रहा है ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है बच्चा। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है मैं पहले ऐसे इसको बता दूं बच्चा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, यह एक ऐसा सरफेस होता है, एक ऐसा सरफेस कंसिडर किया जाता है चार्ज के अराउंड जिसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द सरफेस एट द सरफेस वेयर at each and every point
एवरी पॉइंट पोटेंशियल सेम और कांस्टेंट। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसे सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ठीक है, जैसे एक चार्ज क्यू है, अगर इससे एक फिक्स डिस्टेंस पर इसके चारों तरफ हम सर्कल बनाएं तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से सेम है और पोटेंशियल डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जब डिस्टेंस नहीं बदल रही है तो पोटेंशियल नहीं बदल रहा, तो ऐसे सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अलग अलग सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण इक्विपोटेंशियल अलग अलग बनता है। तो यहाँ पे जैसे एक पॉइंट चार्ज, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया गया है, उसी तरह से आपसे कह रहा है कि आप एक डाइपोल के कारण बताइए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, यानी किस तरह का सरफेस बनेगा कि उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इफेक्टिवली उस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होंगे। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की ये भी प्रॉपर्टी है कि इस सरफेस पे किसी भी चार्ज को, टेस्टिंग चार्ज को मूव कराने में वर्क डन जीरो होता है। हमेशा वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है, अगर हम किसी भी टेस्टिंग चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराते हैं तो, क्योंकि वर्क डन का फार्मूला होगा बच्चा Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब पोटेंशियल सेम है हर पॉइंट पे, तो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो ही आएगा, इसलिए वर्क डन भी क्या आता है, जीरो आता है। क्लियर, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टी है, आप जानते रहिएगा। और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो भी नॉर्मल होती हैं, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे नॉर्मल होती हैं, ये भी आप जानते रहिएगा, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। क्लियर, तो चलिए जो हमारा क्वेश्चंस कह रहा था उसका हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस कह रहा था कि एक डाइपोल के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए। क्लियर, तो बच्चा ये हो गया हमारा डाइपोल, यानी कि ये हो गया प्लस चार्ज, मान ली, सॉरी थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ये हो गया प्लस चार्ज और ये हो गया माइनस चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा बना लिया क्या, एक डाइपोल। ठीक है, अब इसके कारण देखेंगे हम लोग कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है। तो देखिए ये प्लस है तो इसके कारण कुछ इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है ये। ठीक है बच्चा, माइनस के कारण हम लोग यहाँ दिखा देते हैं। ठीक है बच्चा, फील्ड लाइंस ये माइनस चार्ज में अंदर की तरफ फील्ड लाइंस होती हैं। ठीक है बच्चा, सॉरी ये अंदर की तरफ होगा बच्चा, और ये ठीक है। अब इसी तरह से हम प्लस के कारण यहाँ पे दिखाएंगे, तो प्लस के कारण जो फील्ड लाइंस होंगी वो बाहर की तरफ निकलेंगी, ये बच्चा, ये ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरीके से आप दिखा देंगे, यहाँ से लाइंस निकल रही हैं और यहाँ पे जा रही हैं, यहाँ से लाइन निकल रही है और यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे लाइन निकल रही है और यहाँ पे जा रही है। तो बच्चा ये कुछ इस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ होगा। अगर आपके पास एक डाइपोल है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो उसको मिला के जो सिस्टम बनता है उसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है बच्चा, यही जो है वह इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको बोला जाएगा। ये जो पार्ट है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला जाता है। ठीक है, तो ये और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंस्ट्रक्शन है और ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके बच्चा, ये जो बनाया गया है ये इसके चारों तरफ ये जो है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है। क्लियर, समझ में आ गया कि एक डाइपोल के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे बनता है। ठीक है, ये इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन और भी बना सकते हैं, मैंने 2 बनाया, आप 3 बना सकते हैं, फिर ये और एक बना सकते हैं, इस तरीके से आप बना सकते हैं ऐसे। ठीक है बच्चा, ये आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंस्ट्रक्शन है ड्यू टू द डाइपोल। क्लियर, समझ में आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। हाँ, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस डिफरेंट चार्जेस के कारण आपका आता है, जैसे कि ये डाइपोल के कारण हो गया, केवल पॉजिटिव चार्ज के कारण बनाएंगे, केवल नेगेटिव के कारण बनाएंगे। ठीक है, तो अलग कंस्ट्रक्शन बनेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, ये सब आपके आते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरह का होता है बच्चा, कुछ इस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका बनता है ऐसे। ठीक है, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो, अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो उस फील्ड में कुछ इस तरह का इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है। ठीक है, और अगर सिंगल चार्जेस हैं, प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू का फील्ड लाइन्स हमेशा बाहर की तरफ जाती है। ठीक है,
तो हमेशा इस तरीके से बना के और ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है बच्चा। और अगर माइनस चार्ज है तो उसके कारण इस तरीके से बना के और ये दिखा देंगे फील्ड लाइंस बच्चा अंदर की तरफ। थोड़ा ऐसे बनाएंगे कि ये सर्कल बिल्कुल सर्कल हो, ये चार्ज को सेंटर मानते हुए सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, डॉटेड लाइन से। तो ये एक सिंगल चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लस माइनस ये यूनिफॉर्म फील्ड के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा बनता है, और ये जो है एक डाइपोल के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं थ्योरेटिकल टाइप्स में, तो इसलिए आप इसको तैयार रखिएगा, 1 से 2 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा क्या है। ओके बच्चा, तो 2020 में ये क्वेश्चन पूछा था 5 मार्क्स का, और जो कि पूछा क्या था बच्चा, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 located at distance R1 and R2 respectively in the external electric field, ठीक है। इसका बी पार्ट है, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज माइनस Q एंड द डिपिक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो उसको तो आप दिखा ही सकते हैं, अभी प्रीवियसली मैंने बताया कि माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिपिक्ट करना है तो अंदर की तरफ आप दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद इसका सी पार्ट है बच्चा, कह रहा है 3 पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रोकुलाम एंड -1 माइक्रोकुलाम एंड 2 माइक्रोकुलाम आर इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट, कैलकुलेट द वर्क डन इन असेंबलिंग दीज चार्जेस एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, बी वाला पार्ट पिछले मैंने क्वेश्चन में भी बता दिया। ये 2 क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 2020 में आया हुआ है ये 5 मार्क्स के तीनों मिला के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो बच्चा चलिए इसका ए पार्ट देखते हैं। तो कह रहा है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 लोकेटेड एट R1 एंड R2, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये ओरिजिन ही मान लेते हैं, ये ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ से R1 डिस्टेंस पर, ये R1 डिस्टेंस पर कोई चार्ज Q1 रखा गया है, ठीक है बच्चा, और R2 डिस्टेंस पर मान लीजिए कि क्या रखा गया है, एक चार्ज Q2 लोकेटेड R2 डिस्टेंस पर, यहाँ पर R1 पर ये, और R2 डिस्टेंस पर बच्चा रखा हुआ चार्ज Q2, ठीक है। कह रहा है इन एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर पहले से इस जगह पर पहले से ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है। ये दोनों चार्ज है नहीं, इनको ले करके आना है और इनको ला करके यहाँ पे असेंबल करना है, मतलब Q1 और Q2 को यहाँ पर रखना है, Q1 को R1 डिस्टेंस पर रखना है और Q2 को बच्चा R2 डिस्टेंस पर रखना है। तो इन दोनों को यहाँ पर रखने में कितना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जो होगी यहाँ पर स्टोर होगी उसका एक्सप्रेशन, ठीक है। तो चलिए, तो हम ऐसे क्वेश्चंस क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर केवल एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पोटेंशियल V है, इस पॉइंट का एक पोटेंशियल V। तो हम क्या करते हैं, एक टेस्टिंग चार्ज Q1 को इनफाइनाइट से इस पॉइंट R1 तक ला लेंगे। इस पॉइंट R1 तक इसको ला के रखने में कितना वर्क डन होगा बच्चा, तो ये हो जाएगा W1 = Q1V यानी R1 तक लाने में, ठीक है। अब ये चार्ज तो हो गया, ऐसे ही अब दूसरे चार्ज को हम लाएंगे, दूसरे चार्ज को भी इनफाइनाइट से यहाँ R2 डिस्टेंस तक लेकर के आएंगे। तो दूसरे चार्ज को R2 से इनफाइनाइट से R2 तक लाने में कितना वर्क डन होगा बच्चा, W2 = Q2 × V, ये V है, ठीक है, V R2 यानी R2 को लाने में कितना वर्क डन, यहाँ पर R2 डिस्टेंस तक Q2 को लाने में कितना वर्क डन हुआ, ये पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये हो गया, इस जो पहले से ही यहाँ पे पोटेंशियल था उसके अगेंस्ट Q1 को लाने में इतना वर्क डन हुआ और Q2 को लाने में इतना वर्क डन हुआ, ठीक है। अब एक और इसमें थर्ड कैटेगरी भी आती है बच्चा कि जब हम Q1 चार्ज को लेकर यहाँ आ गए, तब ये Q1 को लेके आके यहाँ पे रख दिए, तो उसके बाद जब हम Q2 को ले आएंगे तो Q1 भी तो उसको कुछ ना कुछ इफेक्ट करेगा, Q1 भी तो उसको रिपेल करेगा। तो यानी Q2 को लाने में यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट तो वर्क करना ही पड़ रहा है, साथ ही साथ इसके अगेंस्ट भी अब वर्क करना पड़ेगा, यानी कि एक और वर्क डन Q2 के लिए वर्क करना पड़ेगा, Q2 जो कि होगा इसके। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू भैया डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर और इंटू R2 लिखेंगे तो ये कट जाएगा, R2 आएगा, ठीक है। तो इतना वर्क डन होगा आपका ये, यानी कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन तीनों वर्क डन के इक्वल आएगी। अब यहाँ पे कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, तो टोटल U हो जाएगा बच्चा W1 + W2 + W3, ठीक है। यानी ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, इन दोनों चार्ज को R1 और R2 डिस्टेंस पे असेंबल करने पे, जहाँ W1 की वैल्यू ये रख देंगे, W2 की वैल्यू ये, और यहाँ पे W2 की वैल्यू ये रख देंगे। तो इस तरीके से बच्चा हमारा क्या हो जाएगा आंसर,
ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। तो ये हो गया Q1 और Q2 चार्ज को यहाँ असेंबल करने में टोटल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। W1 की जगह Q यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे R1 मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो होता है, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। तो ये था इसका। अब इसका हम लोग बी पार्ट तो देख लिए हैं कि माइनस के कारण कैसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बच्चा अब इसका सी पार्ट आप देख सकते हैं क्या कह रहा है बच्चा। तो सी पार्ट कह रहा है कि 3 चार्जेस हैं, Q1 है आपका 1 माइक्रोकूलम और Q2 है बच्चा आपका -1 माइक्रोकूलम, Q3 है आपका कितना बच्चा 2 माइक्रोकूलम, Q3 कितना है 2 माइक्रो है बच्चा आपका कितना 2 माइक्रोकूलम। कह रहा है इन तीनों चार्जेस को पहले ये सब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर थे एक दूसरे से, बाद में इनको लेकर के आना है और इनको असेंबल करना है, इनको असेंबल करना है इस तरीके से ये तीनों एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस पे आ जाए। तो मान लीजिए यहाँ पर Q1 आ गया, ठीक है, यहाँ पर Q2 आ गया और यहाँ पर Q3, और इसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। कह रहा है इस तरीके से इनको लाके असेंबल करने में कितना वर्क डन होगा उसको कैलकुलेट करिए। तो जो टोटल वर्क डन होगा बच्चा वह इनके ही एक दूसरे के अपोज के कारण होगा, और कोई तो चार्ज पहले था नहीं, तो Q1 को अपोज करने वाला कोई नहीं था, इसलिए Q1 को लाने में किसी प्रकार का कोई वर्क डन नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे W, यहाँ पे हम लोग सकते हैं W1 इक्वल टू बच्चा 0। उसके बाद जब आप Q2 को ले आएंगे, जब आप Q2 को ले आएंगे तो Q1 इसका अपोज करेगा, यानी इस Q1 के कारण यहाँ पे एक वर्क डन मिलेगा, यानी कि W2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा बच्चा। तो W2 इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, क्या पोटेंशियल या इंटू वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन आपने पढ़ा हुआ है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन का आपने पढ़ा है। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ W इक्वल टू होता है बच्चा K Q1 Q2 अपॉन में R, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन R, R मतलब 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चा, ये हो गया। अब ये आ गया, अब जब आप तो W2 मिल गया, अब जब Q3 को लेके आएंगे तो Q3 को जब आप लाएंगे बच्चा तो Q1 भी इसका अपोज करेगा और Q2 भी इसका अपोज करेगा, क्योंकि ये दोनों चार्ज आ चुके हैं, तो इन दोनों के कारण ही इस पे वर्क डन होगा। तो इसलिए Q3 के लाने में जो वर्क डन होगा वह Q3 और Q1 के कारण भी होगा, यानी K Q1 Q3 अपॉन R, R तो सेम है, ठीक है, और प्लस प्लस किसके कारण होगा 2 के कारण भी, तो K Q1 Q2 अपॉन में 10 इंटू 10 की पावर -2, क्लियर। तो ये टोटल वर्क डन होगा। इस तरह से W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चा, ये आप देख सकते हैं K और Q1 सब में कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे K, या फिलहाल हम K कॉमन कर लेते हैं, K अपॉन 10 इंटू 10 की पावर -2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा क्या Q1 Q2, तो Q1 कितना है 1 और Q2 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू -1, ठीक है। उसके बाद प्लस W2 में सॉरी W1 तो 0 हो गया, सॉरी बच्चा W1 तो 0 हो गया, ये W2 के लिए था, ठीक है। तो अब W2 हो गया, W3 क्या है, W3 ये है, तो K अपॉन इतना कॉमन है तो Q1 Q3, तो Q1 Q3 यानी 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा प्लस में 2। इस तरीके से ये प्लस में ये है Q1 Q2, तो Q1 Q2 ये 2 इंटू Q1 Q2 है, तो ये फिर से सॉरी यहाँ पे गड़बड़ Q1 Q3 होगा, ठीक है। तो ये Q1 और Q3 यानी -2, यानी ये क्या हो जाएगा बच्चा -2, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन ये 10 इंटू 10 की पावर -2, और ये क्या हो जाएगा ये -1 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, क्लियर। तो इस तरह से आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा नेट W इक्वल टू -9 इंटू 10 के पावर, ये -2 ऊपर चला जाएगा तो 11, और इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो ये 0.9 आ जाएगा, 10 से 9 में, ठीक है बच्चा। तो 10 से 9 में डिवाइड करेंगे तो ये 0.9 और ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 की पावर 11, तो ये हो जाएगा 0.9 इंटू 10 की पावर 11 जूल। ये इतना वर्क डन आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्लियर, समझ में आ गया बच्चा। तो ये था आज का आंसर, ठीक है बच्चा। तो ये जूल में इतना आंसर आएगा, बट एक यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई कि क्यू जो है माइक्रो कूलाम है बच्चा, तो उसको कूलाम में बदल देंगे, तो कूलम में बदलेंगे तो कुछ नहीं, बस 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 की पावर -6 से बच्चा मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये अब आपका आंसर आ जाएगा कितना बच्चा कि W इक्वल टू 0.9 इंटू 10 के पावर -6 से मल्टीप्लाई, तो ये -17 जूल, ये इतना आपका नेट आंसर आ गया, क्लियर। तो समझ में आ गया होगा।
तो बच्चा ये था आज का लेक्चर, आपको समझ में आ गया। मैंने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, तो आप भी पढ़ लीजिए और रिवाइज करके चैप्टर हमारे साथ साथ आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और देखिए कि लास्ट ईयर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और आप एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। इसके लिए आप हमारे साथ PYQ को सॉल्व करने में लग जाइए, जो कि मैं चैप्टर वाइज चल रहा हूँ और जिसकी वजह से आप चैप्टर वाइज अपनी प्रिपरेशन को बना सकते हैं, ताकि जनवरी में मैं जब सीरीज स्टार्ट करूँ PYP सॉल्व कराने की, मतलब मैं पेपर वाइज में सॉल्व कराऊँ। जैसे 2021 का पेपर उठा लिया तो पूरा सॉल्व कराऊंगा, तो इस तरीके से आप पूरे चैप्टर को एक साथ रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।